एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे NAC 2.0 प्रैक्टिस नंबर 10 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और आज की क्लास हमारी 20 से 25 मिनट की होगी, जिसमें हम जल्दी रिवीजन करेंगे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1, चू फाट डांस ये कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। सिक्किम में और अन्य कौन कौन से डांस होते हैं? सिकमारी, स्नोलॉइन, खुखुरी, भूटिया और याक छम। वेस्ट बंगाल से संबंधित डांस कौन से हैं? ब्रीता, गंभीरा। उत्तराखंड के छोलिया और चांचरी। हरियाणा के हैं गुग्गा नृत्य, लूर नृत्य, धमाल नृत्य और खोरिया या खोड़िया नृत्य। त्रिपुरा, त्रिपुरा में होता है होजागिरी फेस्टिवल और संगराई डांस। और महाराष्ट्र में होता है कोजागिरी, त्रिपुरा में होजागिरी। तो ये हमको ध्यान रखना है। नागालैंड, नागालैंड में होता है कुकी, मोडसे, तितली और जेलियांग डांस। मिजोरम में होता है चिराव, खुल्लम, चेलम और खांटम डांस। मणिपुर में होता है थांगटा, लाई हरोबा और पुंग चोलम। अरुणाचल प्रदेश में होता है तापू, पोपिर, चालो, वांचो। और मेघालय में होता है लाहो, नोंगक्रेम, वांगला, बेहदीन खलम और साद सुक डांस होता है। नेक्स्ट स्टेट है असम। असम में होता है बगरुम्बा, अंकिया नाट, खेल गोपाल, कानोई और बिहू। सेकंड क्वेश्चन है MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है नागालैंड राज्य के द्वारा। तमिलनाडु में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कैलामणि और पम्पुहार अवार्ड। मध्य प्रदेश में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कुमार गंधर्व सम्मान जो 1992 में शुरू हुआ। कालिदास सम्मान 1980 में शुरू हुआ। तानसेन संगीत समारोह ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है। इकबाल अवार्ड ये भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। कर्नाटक सरकार तो ये देती है जनकचारी अवार्ड। आंध्र प्रदेश ये देता है नंदी अवार्ड। छत्तीसगढ़ देवदास स्मृति अवार्ड देती है। शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार ये अभिनंदन सरोजा को दिया गया है। और इनको पद्म भूषण 2013 से भी सम्मानित किया गया है। और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है फोडोंग मठ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। रोम टेक मठ और लिंगडम मठ ये भी है सिक्किम में। तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में है। माइड्रोलिंग मठ ये है उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में ताबो, गोम्पा और नाको मठ। कर्नाटक में है बैलकुप्पे मठ या नामड्रोलिंग मठ। और घूम मठ ये है वेस्ट बंगाल में। दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में। अलसी गोम्पा ये जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में हेमिस और डिक्से। और भारत का सबसे बड़ा मठ ये है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बिम्स्टेक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल सदस्य देशों की संख्या है 7। म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और नेपाल। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म का नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और साउथ एशिया से इसमें शामिल है बांग्लादेश और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व से शामिल है म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ये ढाका में स्थित है। और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। टोटल इसमें मेंबर्स की संख्या थी 4। बाद में नेपाल और भूटान 2004 में जुड़ गए थे। योगा डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होता है। UN के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को ये पारित हो गया था। और UN में सबसे कम समय यानी कि 90 दिन में पास होने वाला ये एकमात्र बिल बन गया है। पहली बार ये सेलिब्रेट 21 जून 2015 को किया गया था। और इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग नगरी ये कहा जाता है ऋषिकेश को। 23 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 20 जून को इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे
ये शरणार्थी दिवस। 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय वर्षा वन दिवस। 22 फरवरी को मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे और 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे। 6वां क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 12 गज। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी ये कितनी होती है? तो दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी ये होती है 7.32 मीटर। गोल पोस्ट की हाइट ये होती है 8 फीट। ग्राउंड की लंबाई 90 से 120 मीटर तक होती है और चौड़ाई 95.91 मीटर होती है। मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और अगर इस मैच की अवधि बढ़ाना चाहें तो अधिकतम 30 मिनट तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 पेरिस में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना हुई 1937 में। इंडिया फीफा में शामिल हुआ 1948 में। 7वां क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। माइक टाइसन जो एक प्लेयर है, इनकी बुक का नाम क्या है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। मैथ्यू हेडन की बुक का नाम है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। मोहम्मद अली जो एक बॉक्सर है, इनकी बुक है द सोल ऑफ बटरफ्लाई। केविन पीटरसन, इनकी बुक है क्रॉसिंग द बाउंड्री। क्रिस गेल की बुक है 6 मशीन। डेविड बेकहम की बुक है बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज थे, तो इनकी बुक का नाम है नो स्पिन। ऑटोबायोग्राफी है। एडम गिलक्रिस्ट, इनकी बुक है ट्रू कलर्स। विक्की पॉन्टिंग की बुक है ऑल द क्लोज प्ले। टाइगर वुड्स की है हाउ आई प्ले गोल्फ। एंड्रयू साइमंड्स, इनकी बुक है रॉय ऑन द राइज। रोनाल्डो की बुक है मोमेंट्स। 8th क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो होती है अनुच्छेद 75 के तहत। 75A में COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 स्वतंत्र, सभी कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा होंगे लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। 75 के भाग 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75B में कहा गया संघीय मंत्री और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। 10वां क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के भाग 3 के तहत। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो ये थी इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। जब ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। PV नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चौधरी चरण सिंह कभी भी ये संसद में नहीं गए। PM सिटी या PM का शहर किसको कहा जाता है? प्रयागराज को, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यहीं से बने हैं। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री ये बने थे मोरारजी देसाई और सबसे युवा ये बने थे राजीव गांधी, जिनकी हत्या की गई थी 1992 में। 1991-92 में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। अमेरिका जाने वाले पहले प्रधानमंत्री ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1959 में गए थे। और USA जाने वाले 9वें प्रधानमंत्री ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12वां क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया है? यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन है वो छुट्टियों का मनोरंजन उसको किसने कहा? तो ये कहा
बाल गंगाधर तिलक ने। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, ये कहा अरविंदो घोष ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है, ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, लाठी लगने की वजह से। INS बुलबुले के साथ खेल रहा है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है, ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये कहा था डफरिन ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने आनंद मठ बुक लिखी थी और जिसमें वंदे मातरम गीत को लिखा गया है। 13वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1893-94 में। छत्रपति शिवाजी उत्सव ये 1895 में शुरू हुआ लोकमान्य तिलक के द्वारा और इनको भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने इनके बारे में कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। इनकी 2 पत्रिकाएं भी थी, एक थी मराठा, एक थी केसरी। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी 1881 की और केसरी पत्रिका ये मराठी भाषा की थी 1881 की। इनकी 2 फेमस बुक भी हैं, गीता रहस्य मांडले जेल में लिखी गई थी 1908 से 14 तक। एक है आर्कटिक होम इन दी फेजाज। होम रूल लीग बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुई थी अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इनके द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में की गई थी गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, 1936 का ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, जिसके अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने और इसके सचिव बने थे NG रंगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा ये बनी थी 26 दिसंबर को कानपुर में और महासचिव SV घटे बने थे। अवध किसान सभा ये 1920 में बाबा रामचंद्र जी से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार सबसे पहले किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन से संबंधित 3 डेट हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा ये कब हुई थी? 19 से 20 जुलाई 1905। इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से और बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को और ये लागू किया था कर्जन ने, जो 1899 से 1905 तक भारत का वाइसराय था और 1904 में यूनिवर्सिटी अधिनियम भी आया था। स्वदेशी आंदोलन ये दिल्ली में शुरू हुआ था सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में, पंजाब में लाला जी के नेतृत्व में ये हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कर्जन थे 1899 से 1905। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, प्रदेश और वनों के प्रकार। तराई क्षेत्र ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। गंगा नदी में मिलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन वन मिलते हैं। सह्याद्री में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय वन। हिमाचल प्रदेश में शंकु वन वृक्ष, जैसे शंकु वन वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं। वेस्ट बंगाल में होते हैं कच्छ वनस्पति। मैंग्रोव स्थल और राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कोरिंगा मैंग्रोव स्थल ये आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील ये केरल में। पुलिकट लेक ये तमिलनाडु में और विक्रोली ये है महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से मिलकर बनता है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह है कोरिंगा जो आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर एक प्रजाति मिलती है साइजोफास प्रजाति। मैंग्रोव वन में सबसे ज़्यादा वृद्धि यह आंध्र प्रदेश में हुई है। दूसरे पर है महाराष्ट्र। मैंग्रोव वन भारत के 1% से भी कम भाग पर फैले हुए हैं।
18वां क्वेश्चन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस क्रम की वन रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है? तो ये 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तराखंड के देहरादून से इसको जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार इसको जारी किया जाता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं 18वीं रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार वन आवरण कितना है? 21.76% और वृक्ष आवरण यह 3.41% और टोटल है वन आवरण और वृक्ष आवरण ये है 25.17%। 18वीं रिपोर्ट का ये आंकड़ा है और अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 8,27,367 वर्ग किलोमीटर भाग पर वन आवरण और वृक्ष आवरण मिलता है। वृद्धि 2021 से अगर देखें तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि ये हुई है छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वन और वृक्ष दोनों में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश का है। वन आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में ज़्यादा तो यह है लक्षद्वीप, जहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल 91.33% भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा वन अग्नि ये लगी है वन अग्नि उत्तराखंड और ओडिशा में। 19वां क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि यह जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हिस्से पर कौन सी मिट्टी मिलती है? तो यही मिलती है 43% भाग पर। पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं खादर। और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस इसमें कम मात्रा में मिलता है, लेकिन पोटास और चूना अधिक मात्रा में मिलते हैं। और ये धान, गेहूँ और मक्के की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। एक होती है काली मृदा जिसे चेरनोजियम भी कहते हैं और ये महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है और कपास की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपको बताना है कि काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो विश्व में सभी जगह जिस नाम से इसको जानते हैं। 20वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप ये क्या है? तो ये है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह सकल घरेलू उत्पाद। स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी ये कितनी थी? 2.7 लाख करोड़ और वर्तमान जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। 1945 में इसने अपना काम करना शुरू किया और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आपको इसकी वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एनएनपी किसके बराबर होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये बराबर होता है जीएनपी में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें तो आएगा एनएनपी, और अगर जीएनपी निकालना हो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपीएफसी इसका मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है जीडीएफसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये फुल फॉर्म हमको रखनी है ध्यान। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये सीएसओ के द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और गणना इसने 1955 से शुरू की थी। और स्वतंत्र भारत में पहली बार गणना ये की गई थी 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में गणना एनएसओ करता है जिसकी स्थापना 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर की गई थी। और राष्ट्रीय आय की गणना ये बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है। 22वां क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक है जो लंदन में 1901 में प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने पहली बार 1867-68 में की और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताया और 340 राष्ट्रीय आय बताया। VKRV राव ये पहले वैज्ञानिक गणना करने वाले थे 1931-32 में।
पीसी महालनोबिस 1949 में इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी और पहली आधिकारिक प्रयास समिति के द्वारा किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1954 में दी थी जो 8,000 करोड़ यहाँ की नेशनल इनकम बनी थी। 23वां क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये कब शुरू हुआ था? 2005 में। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दोनों ही 2013 में शुरू हुए थे और NHM नेशनल हेल्थ मिशन ये भी 2013 में ही शुरू हुआ था और ग्रामीण वाला ये 2005 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन, वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो ये है दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बल, त्वरण और वेग ये ऋणात्मक हो सकते हैं। बल फोर्स बराबर होता है m/a, मास इंटू एसिलरेशन और एसिलरेशन ये त्वरण ये वेग बदलने की दर को कहते हैं और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय और इनकी वैल्यू शून्य, नेगेटिव में और पॉजिटिव में आ सकती है। तो इसलिए ये भौतिक राशियाँ जो ऋणात्मक भी हो सकती हैं और इन्हें वेक्टर या सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि कौन कौन सी होती है? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो और हमको याद रखने के लिए वह वाले जितने भी शब्द होंगे तो वे सभी होंगे सदिश, जैसे वेग, संवेग, आवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता और विस्थापन। तो इन सभी में वह कॉमन है तो ये सभी हैं सदिश राशि। एक होती है अदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम की जरूरत नहीं होती और इनको स्केलर भी कहते हैं। तो स्केलर और अदिश राशि ये इनके उदाहरण है जैसे आयतन, ताप, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान और गति। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 20। तो ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर है पोटेशियम के और यहाँ पर लिखा 19 और ऊपर लिखा 29। ऊपर वाले को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं और नीचे वाले को स्मॉल जेड से, जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। और अगर हम ए में से जेड को घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होती है। जितने भी परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम का Na यानी कि परमाणु क्रमांक है 11 और इसका परमाणु भार है 23। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी 12। इन दोनों का अंतर A-Z हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक ये है 18 और एटॉमिक नंबर ए में से जेड को अगर हम घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 26वां क्वेश्चन है संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा प्रजाति मिलती है। जैसे तिलजट्टे में भी कई प्रजातियां होती हैं, केकड़ा, तितली, झींगा, मक्खी और मच्छर। तो ये सभी आते हैं आर्थ्रोपोडा में जिनकी प्रजाति 10 लाख से अधिक मिलती हैं। किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय मिलता है? तो ये मिलता है मेंढक में, इसमें 2 आलिंद और 1 नीले होता है। मनुष्य में 2 आलिंद और 2 नीले यानी कि टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 ही होते हैं चमगादड़, चिड़िया और कंगारू में। मधुमक्खी में होते हैं 5 चैम्बर्स और कॉकरोच में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 13 चैम्बर होते हैं। उभयचर या एम्फीबियन और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप इनमें अधिकतर 3 कोष्ठीय हृदय होता है, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ में होता है 4 कोष्ठीय हृदय। 28वां क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? अलेक्जेंडर डन को किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। शस्त्र अवार्ड ये दिया जाता है 32 वर्ष से कम का गणितज्ञ को। और 2025 के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड इस प्रकार हैं, जैसे प्रित्जकर अवार्ड ये लियू जियाकुन जो चाइना के हैं इनको दिया गया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये राम सुतार को दिया गया।
रामसर पुरस्कार ये जयश्री को दिया गया। और डिजिटल परिवर्तन 2025 ये आरबीआई को दिया गया। और गोल्डन मर्करी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया, जो तिब्बत से भारत में आया था, और भारत में आया था ये 1959 में। और इनको नोबेल अवार्ड 1989 में दिया गया। और 2024 में इन्होंने पिछले ही वर्ष रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्राप्त किया है। इनकी बुक का नाम है एक्साइल और द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। प्रवासी भारतीय अवार्ड ये सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। महाराजा हरि सिंह अवार्ड मनोज सिन्हा को दिया गया। 29वां क्वेश्चन है, WHO के द्वारा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ट्रेकोमा, या ये एक आंखों की बीमारी है। अब हम देख लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण टारगेट क्या क्या हैं। जैसे मलेरिया उन्मूलन का टारगेट ये रखा गया 2030, और मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को मनाते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो टारगेट रखा गया है 2025। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट, जिसमें एड्स का टेस्ट होता है। और एड्स डे ये 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। कालाजार रोग का उन्मूलन लक्ष्य ये 2023 रखा गया था। 30वां और लास्ट का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, और इसको यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। तो पहला तितली विविधता केंद्र ये था नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश का। देश का सबसे नवीनतम 107वां नेशनल पार्क ये कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा का है। और ओलिवियर रिडले जो कछुए हैं वो उड़ीसा के किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। मुकुर्ती नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। और इंटकी नेशनल पार्क ये है नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य की स्थापना ये हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो 10 दिन का फेस्टिवल है, और ये दिसंबर माह में ही मनाते हैं। तो 1 से 10 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।